Hello everyone, myself Preeti Maskare, MSc Nursing final year student, Government College of Nursing Indore, and I am here to present my video assisted teaching program on TPN administration. So here is my video. My problem statement of this study is a study to assess the effectiveness of video assisted teaching program regarding knowledge on administration of total parenteral nutrition among BSc Nursing second year students in selected colleges of nursing in Indore in the year 2021. Now we will see what is total parenteral nutrition. इस बैग को देखिए, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं. This is the most common type of TPN bag used in the hospital. You people have seen the administration of this bag to any patient in the hospital. So now we will see what it is and how it is administered. Total parenteral nutrition was invented by a surgical resident Dudrick at the Hospital of University of Pennsylvania in 1967. अब हम देखेंगे कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता क्या है. जिस व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम किसी भी वजह से काम नहीं कर रहा हो, उस व्यक्ति की न्यूट्रिशनल नीड को फुलफ़िल करने के लिए हम उसे पहले से ही पचा हुआ भोजन नसों के द्वारा देते हैं. इसे ही टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम खाना खाते हैं तब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यूज़ करता है. बट इस कंडीशन में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो हम नसों के द्वारा डायरेक्टली उसे डेक्सट्रोज ही दे देंगे. साथ ही साथ इस सॉल्यूशन में प्रोटीन अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, फैट लिपिड्स के फॉर्म में होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स और मिनरल्स भी ऐड किए जाते हैं. नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ TPN. Intravenous administration of varying combination of hypertonic glucose, lipids, amino acids, electrolytes, vitamins and trace elements through venous access device directly into the intravascular fluid to provide nutrients for patients who are unable to receive adequate nutrition through gastrointestinal tract. As we know कि हम TPN तब देते हैं जब पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है. तो TPN के पर्पसेस क्या होंगे? फर्स्ट पर्पस इज़ टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड नॉर्मल एनर्जी डिमांड. सेकेंड इज़ टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर टिश्यू मेंटेनेंस एंड रिपेयर. थर्ड, टू बाईपास द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फॉर पेशेंट हु आर नॉट एबल टू टेक न्यूट्रिशन ओरली. नाउ इंडिकेशन मीन्स वो सिचुएशन जिसमें TPN की ज़रूरत पड़ सकती है. इन सिचुएशंस को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी ये है कि वो इलनेसेस जिसमें पेशेंट नॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू न्यूट्रिशन नहीं ले सकता. फॉर एग्जांपल पैरालिटिक इलियस. इसमें जो है मसल ऑफ इंटेस्टाइन डू नॉट अलाउ फूड टू पास थ्रू इट. अदर एग्जांपल्स आर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़, फिस्चुला, सीवियर डायरिया और परसिस्टेंट वॉमिटिंग. सेकेंड मेजर कैटेगरी ऑफ इंडिकेशन इज़ हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट. ये वो कंडीशंस है जिनमें पेशेंट की एनर्जी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ओरली फूड देना पॉसिबल नहीं हो पाता या सफिशिएंट नहीं हो पाता. फॉर एग्जांपल इन सीवियर बर्न्स और एनी ट्यूमर इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, any trauma or surgery when nothing can be given by mouth for more than 5 days, or acute renal failure and multiple fractures. Third major category of indication is the patient who are at risk for malnutrition because of number 1 gross underweight, number 2 metastatic cancer, number 3 nil per oral for more than 5 days. नाउ वी विल सी द कॉन्ट्रा इंडिकेशन. मतलब वो सिचुएशन जिसमें कि TPN की ज़रूरत नहीं है, प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता है. नंबर 1, जिनका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटैक्ट हो और बिल्कुल फंक्शनल हो, उन्हें हम ओरली ही फीड दे सकते हैं, तो TPN की ज़रूरत नहीं पड़ती है. देन
पेशेंट हु इज़ एबल टू टॉलरेट ओरल फीड। जब पेशेंट ओरल फीड ले सकता है तो हमको TPN उस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। सो नाउ वी विल सी द मेथड्स ऑफ पैरेंटरल न्यूट्रिशन। पैरेंटरल न्यूट्रिशन कैन बी गिवन बाय 2 ways. Number 1, a central venous access device inserted into large blood vessel centrally, for example in subclavian vein or internal jugular vein or in femoral vein. And the second way is peripherally inserted central catheter. Now we will see the different combination of TPN and how it is given. So the first combination is total nutrition admixture. ये सेंट्रल वेन में दिया जाता है और इस फॉर्मूले में 20 to 70% डेक्सट्रोज होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स के फॉर्म में होता है, 10 to 20% लिपिड होते हैं और इसमें ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसरॉल, वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं। ये उन पेशेंट को दिया जाता है जिसमें 7 और मोर डेज से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड इज पेरिफेरल पैरेंटरल न्यूट्रिशन। इसमें क्योंकि ये पेरिफेरली दिया जाता है, लेस कंसनट्रेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन होता है और उसके साथ में अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड लिपिड्स होते हैं। एंड ये फॉर्मूला तब यूज़ होता है जब पेशेंट को 7 डेज या उससे कम की TPN की ज़रूरत होती है। थर्ड मेथड इज़ टोटल पैरेंटरल न्यूट्रिशन। इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स एंड लिपिड्स सारों का मिक्सचर होता है और यह जो है सेंट्रल लाइन के द्वारा ही दिया जाता है। देन फोर्थ टाइप होता है फैट इमल्शन। ये जो है सेंट्रल लाइन और पेरिफेरल लाइन दोनों से दे सकते हैं। इसमें ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फॉस्फोलिपिड्स। एंड नाउ वी विल सी कि इस बैग में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कितनी क्वांटिटी में होते हैं। सो वन कंपार्टमेंट ऑफ दिस बैग कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज। सो जो ये डेक्सट्रोज है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है और 60 to 70% ऑफ कैलोरी जो है वो डेक्सट्रोज से ही मिलती है। देन सेकेंड कंपोनेंट आता है फैट। फैट जो है वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है और ये एसेंशियल फैटी एसिड डिफिशियंसी को कम करने के लिए दिया जाता है। ये होता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। एंड सोय एंड सनफ्लावर ऑयल जो होते हैं वो फैटी एसिड से रिच होते हैं और फैट इमल्शन के बेस के रूप में यूज़ किए जाते हैं और 20 to 30% ऑफ कैलोरी जो होती है वो फैट से मिलती है। द कंपोनेंट इज विटामिन, सो इट कंटेन्स ऑल विटामिन एक्सेप्ट विटामिन K। द फोर्थ एंड मेन कंपोनेंट इज प्रोटीन, जिसकी डेली रिक्वायरमेंट है 1 to 1.5 ग्राम पर kg पर डे और इसका मेन फंक्शन है हीलिंग एंड रिपेयर एंड न्यू टिश्यू जनरेशन। Next component is trace element. It includes copper, chromium, cobalt, iron, iodine, fluoride, magnesium, zinc, सेलेनियम। आयरन जो है वो लिपिड इमल्शन के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता, ये इमल्शन को क्रैक कर देता है, इसलिए इसको सेपरेटली दिया जाना चाहिए या फिर उस TPN के साथ दिया जाना चाहिए जिसमें लिपिड नहीं होते हैं। अब हम TPN के बैग को देख लेते हैं। ये एक ओवर पाउच के साथ आता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अंदर एक इनर बैग होता है जिसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वाइट कंपार्टमेंट जो होता है वो लिपिड का होता है। देन सेकेंड कंपार्टमेंट में अमीनो एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। देन थर्ड कंपार्टमेंट सबसे बिगेस्ट होता है, उसमें डेक्सट्रोज होता है। 3 कंपार्टमेंट्स हैं, ये 2 वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से आपस में डिवाइडेड होते हैं। इस बैग के पोर्ट्स देख लेते हैं। तो इसमें 3 पोर्ट होते हैं। फर्स्ट इन्फ्यूज़न पोर्ट जिसमें से IV सेट कनेक्ट करते हैं। सेकेंड एडिटिव पोर्ट, अगर कुछ भी एडिशन करना है तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। एंड थर्ड इज ब्लाइंड पोर्ट, इसमें कोई यूज़ नहीं किया जाता है। द बोथ इंसर्शन एंड एडिटिव पोर्ट आर सेल्फ सीलिंग एंड स्टेराइल। अब हम देखेंगे कि पेशेंट को
कैसे प्रिपेयर करना है टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फर्स्टली, अगर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का करेक्शन पेशेंट को ज़रूरी है तो वो टीपीएन इंसर्शन के पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि टीपीएन लगाने के बाद में पोटेशियम और मैग्नीशियम डिफिशियंसी और ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर पेशेंट को ब्लड या प्लाज्मा की ज़रूरत है तो वो टीपीएन लगाने से पहले ही उसको ट्रांसफ्यूज़ कर देना चाहिए, बिकॉज टीपीएन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो ये जो है हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा प्रोटीन लेवल में डिक्रीज़ करा सकता है। अगर पेशेंट को टीपीएन के साथ साथ में अदर फ्लूइड भी लग रहे हैं तो उसका भी इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेशन हमको कर लेना चाहिए, उसके हिसाब से हमको टीपीएन लगाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर पेशेंट को 1000 ml ऑफ NS चल रहा है तो फिर हम देखेंगे कि 100 ml NS में 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है। सो 1000 ml में 90 ग्राम सोडियम क्लोराइड होगा। तो जब 90 ग्राम सोडियम क्लोराइड पहले से पेशेंट को चल रहा है तो फिर हमको उसके हिसाब से टीपीएन में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम कर लेने होंगे। रीनल और हेपेटिक फेलियर के पेशेंट में टीपीएन स्टार्ट करने से पहले हमको उनका टेस्ट अच्छे से कर लेना होगा, क्योंकि जो है टीपीएन एक्स्ट्रा लोड दे सकता है किडनी और लिवर को। देन अगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं तो उनका डायबिटीज़ एंड ग्लूकोज इंटॉलरेंस चेक करना पड़ेगा, बिकॉज टीपीएन है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। Now we will see the article required for the TPN administration. First article required is central venous access device. Long-term venous access device such as Hickman, Broviac or Grosong catheters or peripherally inserted central catheter or peripheral IV access. Now the sites of venous access device insertion. So most preferred site is subclavian vein. The second article required is volume control infuser to control the flow rate of total parenteral nutrition. And if the volume control infuser is not available, we can use IV flow regulator, that is called dosiflowmeter, in place of volume control infuser. Third article is filters, that is IV set. So the filter used for without fat emulsion is 0.22 micron and with fat emulsion is 3.2 micron. Now the most important article is the bag of TPN, and the other articles are Lulock connection, then sterile gloves, then face mask, then hypoallergic tape, then gown, then cap. Now we will see the nursing responsibilities before administration of TPN. सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि सारे प्रोसीजर के दौरान हमको स्ट्रिक्ट सर्जिकल एसेप्सिस मेंटेन करना है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्वेजन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और सेप्टिसेमिया डेवलप होने का चांस रहता है। देन हमको प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले सेंट्रल वीनस कैथेटर जो है उसका सही प्लेसमेंट है कि नहीं, ये चीज़ चेक करनी है। देन आगे उसके बाद ही हमको प्रोसीड करना है। अब हम देखेंगे कि टीपीएन की मिक्सिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हमको जो बैग के ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको केयरफुली रीड करना है। देन इस बैग को एक प्रॉपर हॉरिजॉन्टल सरफेस में प्लेस करना है। उसके बाद अगर ये कंडीशंस दिखेंगी तो हमको बैग को डिस्कार्ड करना है। अगर ओवर पाउच ओपन है या डैमेज है तब, अगर एक से ज़्यादा चैम्बर वाइट है तो भी डिस्कार्ड करना है, अगर सॉल्यूशन येलो है तो भी हमको डिस्कार्ड करना है बैग को, और सील ऑलरेडी अगर ब्रोकन है तो भी हमें ये बैग डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। अब हम आउटर पाउच रिमूव करेंगे। उसके लिए ये नॉच हमें दिया हुआ है, यहाँ से फाड़कर हमें आउटर पाउच रिमूव करना है। इसके बाद मिक्सिंग के लिए हम टीपीएन बैग को हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस में रखेंगे और अपवर्ड टू डाउनवर्ड थोड़ा सा प्रेशर लगाते हुए बैग को रोल करेंगे। तो रोल करने से क्या होगा कि जो ये वर्टिकल लाइंस है ये ब्रेक हो जाएंगी और जो ये मिक्सचर है ये आपस में मिक्स हो जाएंगे।
ये बैग मिक्स करने के लिए हमको हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेक होना ज़रूरी नहीं है। अगर नीचे की वर्टिकल लाइंस ब्रेक हो गई है तो सॉल्यूशन इजीली मिक्स हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन ऐसे तो मिक्स हो गया है, लेकिन इसको थरोली मिक्स करने के लिए हम इस तरह से अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह आपस में तीनों सॉल्यूशन मिक्स हो जाए। नाउ वी विल ब्रेक द सील ऑफ इंसर्शन पोर्ट एंड insert an IV set in it. Then we will hang the TPN bag with this IV set on the IV stand. Now we will see the next nursing responsibility. क्योंकि पेशेंट मुंह से कुछ भी नहीं खा पा रहा है और हम उसको TPN लगा रहे हैं, इसलिए उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन सेकेंडली ये है कि पेशेंट अगर मुंह से खाना नहीं ले रहा है तो उसका बाउल एलिमिनेशन भी बहुत कम होगा, तो ये चीज़ हमको उसको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि TPN में जो है बहुत ज़्यादा ग्लूकोज कंटेंट होता है, तो हमको इसको स्लोली स्टार्ट करना है ताकि हाइपरग्लाइसीमिया से बचाया जा सके पेशेंट को। सबसे इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है रेट ऑफ इन्फ्यूज़न ऑफ TPN। सो एडल्ट के लिए रेट ऑफ इन्फ्यूज़न फर्स्ट डे हमको स्लोली स्टार्ट करना है, तो 40 ml पर आवर से हमको TPN स्टार्ट करना है और 24 आवर तक 40 ml पर आवर ही TPN का रेट रहेगा। अगर 24 आवर तक पेशेंट ये रेट टॉलरेट कर पा रहा है तो सेकेंड डे हम जो रेट है वो 40 से सीधे 80 ml पर आवर तक कर सकते हैं। फिर आफ्टर 48 आवर्स थर्ड डे हम ये रेट और बढ़ाकर 120 ml पर आवर तक भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह जब हम TPN बंद करेंगे तब भी हमको स्लोली उसको बंद करना है, एकदम से 120 से 0 पे नहीं करना है। सो हमने ये आपको बताया कि TPN का फ्लो रेट एडजस्ट करने के लिए हम वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूज़र यूज़ करते हैं। अगर वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूज़र नहीं है तो IV फ्लो रेगुलेटर भी ये रेट कंट्रोल कर सकता है। IV फ्लो रेगुलेटर मतलब डॉसिफ्लोमीटर। लेकिन अगर डॉसिफ्लोमीटर भी अवेलेबल नहीं है उसके लिए हम आपको ड्रॉप फैक्टर कैलकुलेशन बता रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 1 लीटर TPN है, इसको हमको 12 आवर चलाना है, तो 12 आवर के लिए रेट क्या रहेगा 40 ml पर आवर और IV सेट का जो ड्रॉप फैक्टर है वो 20 है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ड्रॉप्स पर मिनट इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर। सो एज पर द फॉर्मूला द ड्रॉप्स पर मिनट विल बी 13.3, सो द IV सेट विल रन ऑन 13 ड्रॉप्स पर मिनट। एक TPN बैग कम से कम 12 to 18 आवर्स चलना चाहिए। और हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए TPN जब डिसकंटिन्यू करते हैं तो लास्ट के 48 आवर्स में हमको धीरे धीरे रेट कम करते हुए TPN को बंद करना है। TPN एडमिनिस्ट्रेशन के समय हमें स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट मेजर करना है सो दैट वी कैन प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम फ्लूइड ओवरलोड। अगर TPN फ्रिज में रखा है तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन के 1 आवर बिफोर उसे फ्रिज में से निकाल लेना है और जब TPN रूम टेम्परेचर पर आ जाए उसी के बाद ही पेशेंट को हमें लगाना है। अगर पेशेंट को TPN चल रहा है तो उसको अचानक से बंद नहीं करना है। TPN का जो पोर्ट है उससे ब्लड सैंपल नहीं लेना चाहिए, CVP रीडिंग नहीं लेना चाहिए और उस पोर्ट को फ्लूइड और मेडिकेशन इन्फ्यूज़न देने के लिए यूज़ नहीं करना है। सेंट्रल वीनस कैथेटर की जो ड्रेसिंग है वो जल्दी जल्दी चेंज करनी चाहिए क्योंकि सेंट्रल वीनस कैथेटर में क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बट ये फ्रिक्वेंसी जो है वो टाइप ऑफ ड्रेसिंग और पेशेंट का क्या स्टेटस है उस पर डिपेंड करती है। सो वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ ड्रेसिंग एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रेसिंग चेंज। अगर ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग की गई है तो 72 आवर्स
to 7 days के अंदर ड्रेसिंग चेंज करनी चाहिए। अगर गॉस ड्रेसिंग की गई है तो 48 आवर्स के अंदर उसको चेंज करना है। अगर हमने ऑब्ज़र्व किया कि ड्रेसिंग वेट है और सॉइल्ड है तो हमको उसको इमीडिएटली चेंज करना है, और अगर बायो पैच ड्रेसिंग है तो उसको 7 डेज़ के बाद में चेंज करना ही है। नाउ वी विल सी द प्रोसीजर ऑफ TPN एडमिनिस्ट्रेशन। We will enter in the ward, then we will greet the attender and the patient. Then we will check the paper of the patient for the order of TPN administration. After confirming the order, we will explain the procedure to the patient, and then we will explain the procedure to the attender, and then we will take the consent form and take the signature of the attender in consent form for TPN administration as per the institutional policy. After this, we will start the procedure and uncover our tray. After uncovering the tray, we will go for hand wash. So this is the sterile procedure. So we have to maintain the strict surgical asepsis and wash the hand accordingly. After washing the hand, we will wear the gown. Then we will wear the gloves. So here I am taking a sterile swab. With this sterile swab, I will clean the inlet of central line to prevent the cross infection, and I will check the patency of the central line before TPN mixing to reduce any wastage of TPN. So we can use 5 ml of normal saline to check the patency of central line, and if it is clogged we can use 1:20 ratio of heparin to unclog the central line. Now we will prepare a sterile surface for mixing. So I have taken this disposal sheet that is sterile to mix the TPN. So this is TPN bag, and these are 3 chambers. The 3 chamber bag. First chamber white contains lipid, second amino acid, and third dextrose. Now we will mix it by placing in a sterile and horizontal surface. We will mix it by rolling as I have told you earlier. So we will roll it gently and apply some pressure so that the vertical line will break.
So our TPN got mixed. There is no need to break the horizontal line. After mixing, we have to do this movement so it will mix thoroughly. Now we will place it on horizontal surface again. Now we will take the filter, that is IVSAT, and we will connect here it to the TPN bag. We will connect the IVSAT to the inlet port in this horizontal surface to prevent any risk of breakage of the bag. Then we will have a dosiflowmeter, that is IV flow regulator. In place of volume control infuser, I have dosiflowmeter. So we will use it to regulate the TPN flow rate. So this is how the dosiflowmeter looks, and these are the readings in the dosiflowmeter. So now we will connect the dosiflowmeter to IVSAT. After this proper connection, we will hang this bag to IVSAT near the patient. Firstly, we will fill the chamber to prevent any air in the IVSAT. Then we will remove the air of IVSAT. Then we will set the rate on the doxyflowmeter to 40 ml per hour. After setting the rate, we will again clean the inlet of central line. Then we will connect the TPN to the central line of the patient. Now we will discard the gloves. Then we will remove the gown and send it to the laundry. Now we will see the nursing responsibility after TPN administration. सो पेशेंट का वाइटल साइंस हमको हर 4 से 8 घंटे में ऑब्ज़र्व करना है। देन हर दिन हमको पेशेंट का वेट लेना है, इनटेक आउटपुट चार्ट स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है और कैथेटर इंसर्शन साइट को डेली ऑब्ज़र्व करना है इन्फ्लामेशन के लिए या इन्फेक्शन के लिए या किसी रेडनेस या किसी और साइड इफ़ेक्ट के लिए। देन इन्वेस्टिगेशन हमको क्या क्या करने हैं। पहले तो ये है कि ग्लूकोज लेवल हमको एवरी 6 to 8 आवर्स चेक करना है पेशेंट का। देन वीक में 2 बार हमको पेशेंट का LFT कराना है, उसमें एल्बुमिन भी आ जाएगा। देन सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराना है। देन रीनल फंक्शन टेस्ट कराना है जिसमें कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन इंक्लूडेड होगा। एंड वीकली हमको पेशेंट का प्री एल्बुमिन टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट एंड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये सारे टेस्ट कराना है। अब हम देखेंगे कि TPN लगाने के बाद में पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है सेप्सिस। तो सेप्सिस क्यों होता है? जो हमारा फ्लूइड है उसमें हाई ग्लूकोज कंटेंट होने की वजह से और या तो वीनस एसिड डिवाइस के कंटेमिनेशन की वजह से हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि अगर सेप्सिस हो गया तो फिर उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो हमको टेम्परेचर मॉनिटर करना है, WBC काउंट देखना है और इंसर्शन साइट को साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन के लिए ऑब्जर्व करते रहना है। देन हमको सारे प्रोसीजर के दौरान
सर्जिकल एसेप्सिस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है और हमको कल्चर के लिए भेजना है। अगर ब्लड कल्चर पॉजिटिव आता है वीनस एसेस डिवाइस का, तो वीनस एसेस डिवाइस का रिप्लेसमेंट करना है और एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है पेशेंट को। द सेकेंड कॉम्प्लिकेशन में भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसका कॉज हाइड्रोजेनिक भी हो सकता है या किसी अंडरलाइंग डिसीज़ की वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल फिस्टुला, डायरिया, वॉमिटिंग की वजह से। अगर ये होता है तो हमको क्या करना है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने हैं और कोई अंडरलाइंग कॉज है तो उसको ट्रीट करने की कोशिश करनी है। और टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन में अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है तो उसको मॉनिटर करना है और अगर हो सके तो नेसेसरी चेंजेस करने हैं। देन अदर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों हो सकता है, क्योंकि टीपीएन में हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज होता है और अगर पेशेंट की बॉडी में जितना कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज जा रहा है उसके हिसाब से इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तब भी हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके लिए हमको क्या करना है, ग्लूकोज मॉनिटर करते रहना है बार बार और डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद हम उसको इंसुलिन भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। The next complication may be hypoglycemia. This can be due to abrupt discontinuation of TNA administration through a central line. So इसके लिए हमको क्या करना है कि TPN हम डिसकंटिन्यू करेंगे, उसके बाद 10% डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन जो है सेम रेट से दूसरी IV लाइन में स्टार्ट कर देना है पेशेंट को। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन में भी हाइपरवॉल्यूमिया। इट कैन बी ड्यू टू एट्रोजेनिक कॉज और अंडरलाइंग डिसीज सच एज कंजस्टिव हार्ट फेलियर एंड रीनल फेलियर। सो फॉर दिस इनटेक एंड आउटपुट रेगुलरली हमको मॉनिटर करना है, डेली वेट मॉनिटरिंग करना है, CVP मॉनिटरिंग करना है, ब्रेथ साउंड सुनना है और पेरिफेरल एडिमा के लिए पेशेंट को चेक करते रहना है। और ज़्यादा कंसनट्रेटेड TNA सॉल्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं उस पेशेंट के लिए ताकि कम वॉल्यूम लगाना पड़े। Hyperosmolar diuresis that may be due to high osmolarity of parenteral nutrition fluid. The intervention for it will be consider decreasing the concentration or amount of fluid administered. The next complication may be hepatic dysfunction. It may be due to high concentration of carbohydrates, fats relative to protein. The intervention for it will be monitor liver function test, triglyceride level and presence of jaundice and consider alteration in the formula of TPN. Next complication may be hypercarbia. It may be due to high carbohydrate content of fluid. Intervention for it will be consider changing formula to increase the proportion of fat relative to carbohydrate. The next complication may be lipid intolerance. It may be due to low birth weight or premature infant or history of liver disease or history of elevated triglycerides. Intervention for lipid intolerance will be monitor for bleeding, monitor oxygen levels for impaired oxygenation, monitor fat overload syndrome, then monitor triglyceride level and liver function test, hepatosplenomegaly, decreased coagulation, cyanosis or dyspnea. Monitor allergic reactions such as nausea, vomiting, headache, chest pain, back pain and fever. Then administer lipid containing solution slowly. Next complication may be lipid particulate aggregation.
it may be due to unstable mixture of dextrose solution with lipid aggregation emulsion. So intervention for it will be observe for cracking or creaming of fluid and avoid use of fluid with these characteristics. So that's all about my video assisted teaching. Thank you. I hope this video will be beneficial for you. Thank you for watching.